तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर के कंटेंट है वो है फर्स्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ लीडर, सेकंड क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, थर्ड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। ठीक है, और जो फोर्थ है वो है सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। तो ये सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ लीडर के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब है क्या। तो लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इंटेंशनली प्रोवाइड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ अदर। ठीक है, तो ये तो हो गया ही पर्टिकुलर डेफिनेशन टाइप, या मैं बोलूँ याद करने वाली बातें। अगर मैं मतलब समझाऊँ, लिटरल इंटरप्रिटेशन करूँ कि क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, तो लीडरशिप क्या है, जस्ट एक क्वालिटी है किसी भी एक पर्सन की कि वो किस तरीके से सारे लोगों को जोड़ के और उनको एक कॉमन पाथ पे चलवा के उनका एक जो कॉमन गोल है उसको अचीव करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जब भी ऐसा वो करना चाहेगा तो कई सारे लोग डीमोटिवेट होंगे, कई सारे लोग अपने आप को उतना अच्छा नहीं समझेंगे, तो वहाँ पे लीडर का रोल आएगा और वो उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करवाएगा और उनको हेल्प करवाएगा कि ताकि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक एबिलिटी है कि ताकि वो इंटेंशनली इन्फ्लुएंस, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे ताकि वो उनका लाइफ और बिहेवियर जो होगा वो पूरा का पूरा चेंज हो पाए और वो डेडिकेट कर पाए किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को लेके, किसी भी एक गोल को लेके। ठीक है, तो सब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। तो अकॉर्डिंग टू ला फेरी एंड Farnsworth, leadership is the behavior that affects the behavior of the people more than the behavior affects that of the leader. ठीक है, अगर मैं बात करूँ लीडरशिप है क्या, लीडरशिप जो है वो क्या करता है, एक पर्सन जो लीडर है उसका जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होगा लोगों के द्वारा और वो अपने इन्फ्लुएंस से अफेक्ट करेगा लोगों के बिहेवियर्स को। ठीक है, जब एक लीडर अपने इन्फ्लुएंस दिखाएगा वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाए उनके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके। ठीक है, तो ये है इस डेफिनेशन का मतलब। तो मोटा मोटा हम सब कुछ जानते ही हैं लीडरशिप क्या होता है, लीडर्स क्या होते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो अब देखते हैं हम एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि होनी चाहिए। एक बात सोचो, अगर मैं किसी को अपना आइडियल चुन रहा हूँ या मैं अपना किसी को लीडर चुन रहा हूँ तो मैं उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ तो देखूँगा ना। ठीक है, तो एक क्या क्वालिटीज़ लीडर के अंदर होनी ही चाहिए ताकि वो सबको इन्फ्लुएंस कर पाए अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला है एनर्जेटिक। एक लीडर जो है वो हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक पर्सन को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। यहाँ पे जो लीडर होगा अगर उसको दूसरों से इतनी सारी एक्टिविटीज़ करवानी है तो वो तभी करवा पाएगा जब वो खुद इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो। ठीक है, सेकेंड आता है इसके अंदर फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। ठीक है, फ्रेंडलीनेस अफेक्शन क्या है, ये एक क्वालिटी है जो कि प्रोफेशनलिज्म लाती है। ठीक है, हमें एक लीडर को जब तक वो फ्रेंडली नहीं होगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तब तक लोग जो है उसको इतना जानेंगे नहीं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो फ्रेंडलीनेस बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे से अफेक्शन होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड है डिसीजिवनेस। इसका मतलब क्या होता है, डिसीजिवनेस का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली या मैं बोलूँ स्पॉन्टेनियसली कितनी जल्दी वो रिएक्ट करता है किसी चीज़ को लेके। ठीक है, मान लो एक गेम है या मैं एक लीडर हूँ किसी भी एक स्पोर्ट्स टीम का, जब हम मैच कर रहे थे, फुटबॉल का मैच चल रहा है और बहुत मुश्किल मोड पे है मैच, या क्रिकेट का मैच चल रहा है, बहुत मुश्किल मोड पे है मैच। अब मेरा डिसीज़न जो होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा इन सबको, तो मैं ऐसा क्या डिसीज़न लूँ कि उससे सबसे अच्छा आउटपुट निकल के आ पाए, तो ये है डिसीजिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकली स्किल्ड। एक लीडर हमेशा टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, तभी वो एक लीडर होगा। अगर मैं किसी को क्रिकेट टीम का लीडर बना रहा हूँ तो वो क्रिकेट के अंदर टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, तभी लोग उसको एज अ लीडर देखेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद इंटेलिजेंट। एक लीडर हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छी तरीके से लोगों को आंसर कर पाए, वो अच्छी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए।
ठीक है। उसके अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। एक लीडर तभी दूसरों को सिखा पाएगा कुछ जब उसको सिखाना आता होगा। मैं बोलूँ एक टीचिंग स्किल ना बहुत मुश्किल चीज़ है। क्यों? क्योंकि टीचर को समझना पड़ता है कि हर बच्चा डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ही एक लीडर को भी समझना पड़ता है कि हर उसका सबऑर्डिनेट एक डिफरेंट पर्सन है, सबके डिफरेंट ओपिनियन है। कोई लोग होंगे जो कि कई होते हैं ना लातों के भूत बातों नहीं मानते, तो उनको पनिश करना भी पड़ेगा लीडर को। कई होते हैं कि बहुत ज़्यादा इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि उनको पनिश नहीं किया जा सकता। तो सब कुछ समझना पड़ेगा एक लीडर को, और अपनी स्किल्स को पास ऑन करने के लिए उसके पास एक टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो अपनी टीचिंग स्किल्स के थ्रू अपनी जो क्वालिटीज़ है वो ट्रांसफ़र कर पाए अपने सबऑर्डिनेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिव। एक लीडर हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को या जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर पाए, ठीक है। उसके बाद आती है इंटरेस्ट इन रिसर्च, ठीक है। एक लीडर हमेशा रिसर्चिव होना चाहिए, कि मतलब नई नई चीज़ों को लेकर रिसर्च करता रहे, क्योंकि इन फ्यूचर न्यू प्रॉब्लम जनरेट होंगी और उन नई प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन होना चाहिए। हर चीज़ पुराने तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, ठीक है। तो उन मॉडर्न सॉल्यूशंस के बारे में तभी हम जान पाएंगे जब एक लीडर जो होगा इंटरेस्ट दिखाएगा अपने रिसर्च के अंदर। मैं स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कह रहा, इन दी ओवरऑल उसके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है और क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। एक लीडर जो है वो हमेशा सोशल होना चाहिए, ठीक है। सोशल मतलब ऐसा ना कि बहुत इंट्रोवर्टिश है, ठीक है। अगर एक लीडर ही इंट्रोवर्ट होगा तो वो कैसे बात करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और कैसे उनको इंस्पायर करेगा या एस्पायर करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है गुड हेल्थ। देखो कोई भी पर्सन हमेशा गुड हेल्थ में नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन एक लीडर को मोस्टली गुड हेल्थ में रहना चाहिए, ताकि जब काम आए उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाने का, तो वो अच्छी क्वालिटी अच्छी हेल्थ के अंदर होगा, तभी वो इतना इफेक्टिवली काम कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। एक लीडर हमेशा डेडिकेटेड होना चाहिए अपने वर्क को लेके, और हमेशा उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, हाँ हम करके दिखाएंगे, ठीक है। वो उसके अंदर खुद के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और लोगों का भी मोरल को उसको बूस्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़। उसके बाद आती है हाई मोटर कैपेसिटी, ठीक है। एक लीडर के अंदर मोटर स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी मोटर स्किल्स होंगी, उसका खुद का अच्छा फिजिकल फिटनेस होगा, उसके अच्छे अंदर अच्छी स्ट्रेंथ होगी, स्पीड होगी, एंड्योरेंस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो जब उसके अंदर ये सारी एबिलिटीज़ अच्छी होगी तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जिसको देख के लोग अपने आप ही इंस्पायर होंगे, उसको लीडर चुनना चाहेंगे। जब तक लोग तुम्हें मान ना लेना लीडर है कि तुम लीडर हो, तब तक तुम उसके ऊपर ना ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। मैंने बोला क्लास के अंदर अगर मैं एक लड़के को खड़ा कर दूँ और बोलूँ कि तुम सबको माइंड करे या मॉनिटर बन जाओ, ठीक है, जब तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना एज अ मॉनिटर, तब तक कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कोई वो कुछ बोलेगा, कोई कभी किसी ने कुछ मार दिया उसको, कभी उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है, वो रिस्पेक्ट तभी आएगी जब वो उस लीडरशिप क्वालिटी लायक होगा। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट टू अदर्स। एक लीडर कभी बदतमीज़ नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए उसके पास रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तभी वो रिस्पेक्ट की उम्मीद खुद भी कर सकता है, ठीक है। अगर वो रिस्पेक्ट देगा तभी उसको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। नेक्स्ट आती है बात इसके अंदर मोरालिटी एंड लॉयल्टी, ठीक है। एक लीडर हमेशा मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके अंदर, और वो हमेशा लॉयल होना चाहिए, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने साथ की जो फीमेल सबऑर्डिनेट्स हैं उनको छेड़ रहा है, ठीक है, उसके अंदर खुद के लिए भी मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। या किसी के साथ फेवरिज्म करता है, या अपने ही किसी में एक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, दूसरे को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ें इमोरल चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, अपनी टीम को लेके वो लॉयल होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो छोड़ के चला जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें लोगों ने इतना बिलीव करके लीडर माना है तो तुम उसको निभाओ, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर मोरालिटी एंड लॉयल्टी दोनों ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लॉजिकल डिसीजंस मेकर, ठीक है। एक लीडर हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए, तभी वो लीडर है। अगर वो लॉजिकल डिसीजन नहीं लेता तो वो लीडर किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक पर्सन ही सही डिसीज़न ले पाए, हो सकता है गलत भी हो उसके डिसीज़न, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है उसकी लीडरशिप क्वालिटी को लेकर, ठीक है। अगर वो सोचता है कि मैं डिसीज़न लूँगा, तो हो सकता है वो कई चीज़ों में लेके गलत भी हो,
अगर लेकिन वो सोचता है कि नहीं मैं सबसे पूछूंगा फिर उनकी बातें समझ के डिसीजन लूँगा, ठीक है, तो वो उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। तो हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेने चाहिए एक लीडर को, क्योंकि कि वो ना केवल उसके डिसीजन उसको इफ़ेक्ट करेंगे बल्कि उसकी पूरी की पूरी टीम जो उसके सबऑर्डिनेट्स है सबको इफ़ेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट बात आती है गुड कम्युनिकेटर। एक लीडर गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए कि वो अपनी बात अपने सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचा पाता है, उनको समझा पाता है, अपने टीम के लिए वो खड़ा हो सकता है, अपनी टीम के लिए वो बात कर सकता है, तो वो एक गुड कम्युनिकेटर होना ही चाहिए। तो ये थी कुछ एक गुड लीडर होने की क्वालिटीज़। अगर ये सारी क्वालिटीज़ है तभी तुम एक ढंग के लीडर बन सकते हो। आई होप कि समझ आया होगा सबको। अब बात करते हैं हम आगे रोल ऑफ लीडर के बारे में, कि एक लीडर क्या क्या रोल निभाता है। तो सबसे पहला काम जो एक लीडर करता है वो है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, कि पूरे सिचुएशन को एक स्ट्रक्चर देने का काम करेगा, ठीक है। अब उन स्ट्रक्चर को समझाएगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा सिचुएशंस है, अब हम इसको कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। तो जितनी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनको एक स्ट्रक्चर फ्रेम करेगा और समझाएगा अलग अलग लोगों को कि उनके क्या काम है, कैसे हम काम करने वाले हैं, क्या हम करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा, किन किन तरीक़ों से हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन को स्ट्रक्चर देने का काम है एक लीडर का। सेकंड जो आता है इसके अंदर वो आती है बात कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। एक लीडर तब ही लीडर है जब वो अपने पूरी की पूरी टीम को या पूरे सारे सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पाए, ठीक है, और उनके कंट्रोल करके उनको एक यूनिटरी वे के अंदर आगे बढ़ाए, ठीक है, ताकि वो सारे के सारे मिल के उसके लिए काम करें, ठीक है। आगे आती है बात स्पीकिंग फॉर द ग्रुप। एक लीडर जो है उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो अपने ग्रुप के बारे में बोल पाएगा, ठीक है। अब ग्रुप के बारे में कैसे बोलना है, वो अपने जो उनके हेटर्स होंगे उनके खिलाफ भी बोलना है, ठीक है, जो उनके सपोर्टर्स होंगे उनके साथ मिलके भी बोलना है। अपने ग्रुप की आवाज़ होता है एक लीडर, ठीक है, क्योंकि हर एक टीम के बंदे से कोई नहीं पूछने वाला। जब क्रिकेट का मैच या कोई भी मैच खत्म होता तो जो उनका कैप्टन होता है उनको बुलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कैप्टन जो है वो लीड कर रहा था सारे प्लेयर्स को, ठीक है। उन्होंने ही डिसाइड किया था कि हाँ यहाँ पर प्लेयर को सेट करना है, वहाँ एथलीट को सेट करना है, ठीक है। तो उनके लीडर से पूछा जाता है कि हाँ भाई तुम जीते कैसे जीते, हाँ तुम हार के तुम्हारे क्या प्रॉब्लम रही, ठीक है। तो वो अपने ग्रुप को पूरा रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसको अपने ग्रुप के लिए बोलना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्लानिंग फॉर द ग्रुप। एक लीडर जो है वो प्लान करता है पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म प्लान्स भी होंगे, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होंगे, कि अभी हमें क्या प्लान है, हमें किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है ताकि हम किस गोल तक पहुंच पाए, ये सारा कुछ सेट करना है लीडर को, ठीक है। और लीडर जो होगा इन सबको सेट करने के बाद उनको वहाँ तक का हाई लेवल का मोटिवेट भी करेगा, ठीक है। उतना मोटिवेशन तक पहुँचाएगा कि वो उस प्लान को समझ के अपना पूरी जी जान लगाएं ताकि उस प्लान को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, ठीक है। अब प्लानिंग जो करी है उन्होंने, जो भी उन्होंने गोल्स या ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, उन प्लान को कैसे एग्जीक्यूशन तक लाया जाए। एक प्लान वेस्ट है जब तक वो प्लान एग्जीक्यूट ना किया जाए, ठीक है। मैंने बोला अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, वो 100 रुपये वेस्ट है जब तक तुम उसको यूज़ नहीं करोगे, वो है एक कागज़ का टुकड़ा ही, ठीक है। तो उसकी वैल्यू बनाने के लिए ना तुम उस प्लान को कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हो वो डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए ये सब कुछ आना चाहिए एक लीडर को, ठीक है। वो हो सकता है हेल्प ले दूसरे लीडर्स की, या हो सकता है वो हेल्प ले अपने ही सबऑर्डिनेट्स की, कि हम किस तरीके से इन सबको स्ट्रक्चर दे के क्या फ्रेम करें, किस तरीके से प्लान करें और कैसे एग्जीक्यूशन करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव। एक लीडर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे के पूरे ग्रुप का, ठीक है। अगेन जो बात आई थी स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, वो स्पीक इसलिए करता है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। कुछ भी होगा तो लीडर्स पे क्वेश्चन आएगा कि हाँ ऐसा क्यों था,
ठीक है। तो वो ही क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी, कि अगर तुम्हें लीडर बनाया गया है, अगर तुम्हें अथॉरिटी दी गई है कि तुम एक लीडर हो, अगर तुम्हें मतलब पावर दी गई है कि तुम लीडर हो, कि तुम सबको कंट्रोल करोगे, तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ठीक है, कि तुम रिस्पॉन्सिबल भी हो चीज़ों के लिए। कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तब भी तुम अच्छे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और तुम अगर इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो तुम बुरे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो तुम रिप्रेजेंटेटिव हो अपने पूरे के पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीडर एज कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। अच्छा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रुप के अंदर जब तक आपस के जो उनके सबऑर्डिनेट्स या ग्रुप के मेंबर्स हैं, जब तक उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा तब तक वो एक यूनिटरी वे के अंदर या एक सेम गोल को लेकर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक लीडर का ये कर्तव्य है, ये रोल है कि वो इंटरनल रिलेशनशिप को बनाए रखे। अब वो कैसे बनाएगा वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लीडर एज एन एग्जाम्पलर, ठीक है, कि लीडर जो है वो एक एग्जाम्पल होता है, कि वो इतना अच्छा खुद भी होना चाहिए, उसका खुद का अच्छा इतना कैरेक्टर होना चाहिए, इतनी कंडक्शन होनी चाहिए, इतना अच्छा आइडियलिज्म होना चाहिए कि लोग उसको प्रेफर करें, ठीक है। लीडर जो होता है वो एग्जाम्पल सेट करता है। मैंने बोला जो इंडियन टीम का कैप्टन था महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, वो एग्जाम्पल था सबके लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा खुद परफॉर्म करता था, इतना अच्छा कंट्रोल करता था सबको। हो सकता है कि एक अच्छा लीडर हो सकता है, अच्छा प्लेयर ना हो, लेकिन प्लेयर और लीडर दो अलग चीज़ें, लेकिन कितने अच्छी तरीके से वो एक सबको कंट्रोल करके सेम पाथ तक पहुंचा पाए। तो ये क्वालिटी है एक लीडर की, ये एक रोल है लीडर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन के ज़रिए कैसे लीडर्स को क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियो के अंदर, तो फिज़िकल एजुकेशन का कोई उतना अच्छा हाल नहीं है, क्योंकि उसको उस लेवल तक प्रमोट नहीं किया जाता जितना और फील्ड्स को किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो लीडर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसी भी फील्ड के, ठीक है। तो इसी तरीके से जो फिज़िकल एजुकेशन के ऑलरेडी जो लीडर्स हैं वो इसके रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनकी जितनी अच्छी क्वालिटीज़ होगी वो कितना अच्छा प्रमोट करेंगे, उससे लोग इंस्पायर होकर इस फील्ड के अंदर आना चाहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, तुम्हारे स्कूल के अंदर जो फिज़िकल एजुकेशन के जो टीचर होंगे वो तुम्हें इंस्पायर करेंगे अगर अच्छे तरीके से, तब तुम इंस्पायर होकर उनकी तरह बनना चाहोगे, ठीक है। अगर हम जाने आगे इसके अंदर, तो अगर मैं करंट सिनेरियो के बारे में बात करूं, तो जो अभी एक्चुअल में लीडर है वो अपनी स्किल्स को, क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, जो कि फ्यूचर में होने वाले लीडर्स हैं उनको वो सिखाएगा, ठीक है। तो उनको जब वो सिखाएगा तो वो केवल ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं सिखाना चाहिए जो एक्चुअल लीडर अभी करंट है, ठीक है। उनको न्यू अप्रोचेस सिखानी चाहिए जो आने वाले लीडर्स हैं, ताकि वो आने वाले टाइम में इसको और अच्छी तरीके से प्रमोट कर पाएँ और अच्छी तरीके से फैला पाएँ, ताकि लोग और इंस्पायर हो और इस फील्ड के अंदर आना चाहें, ठीक है। तो नॉर्मली मैं अगर बात करूं फिज़िकल एजुकेशन के जो लीडर हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है, तो क्वालिटीज़ ऑफ द लीडर इन फिज़िकल एजुकेशन, तो ये होती है मेनली दो टाइप की। पहला है इनेट क्वालिटीज़, सेकंड है एक्वायर्ड क्वालिटीज़। इनेट क्वालिटीज़ का मतलब क्या है कि वो क्वालिटीज़ जो कि हमारे अंदर पहले से है। ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जिसके अंदर खुद की कुछ क्वालिटीज़ ना हो, ठीक है। तो जो क्वालिटी एक लीडर खुद अपने अंदर पहले से लेके आया है वो है इनेट क्वालिटीज़, ठीक है। सेकंड, दूसरी क्या क्वालिटी होती है जो कि वो एक्वायर करता है अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने आइडियल से, अपने इंस्पिरेशन से, ठीक है। तो ये जो एक्वायर्ड क्वालिटीज़ है, ठीक है, ये दूसरी टाइप की क्वालिटी है, ओके। तो मेनली एक लीडर के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के लीडर के अंदर दो टाइप की क्वालिटी होगी, इनेट क्वालिटी और एक्वायर्ड क्वालिटी। तो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन के जो लीडर बनने वाले हैं उनके अंदर ये दोनों ही क्वालिटी को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करवाना, ये रोल है किसका, अभी के करंट लीडर्स का, ताकि जो आने वाले लीडर्स हैं वो और बेहतरीन हो पाए आज के लीडर्स से भी ज़्यादा, ठीक है। हम बात करते हैं और जानते हैं
कंसिडरेबल पॉइंट्स फॉर क्रिएटिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लीडर्स इन फिजिकल एजुकेशन की किन किन चीज़ों की किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के जो लीडर बनने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव लीडर्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉइंट 1 कि क्या है पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 है क्या, एनालाइजिंग द लीडरशिप स्किल्स ऑलरेडी डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स एंड विच आर फर्दर नीडेड टू बी डेवलप। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अभी के करंट सिनेरियो की, अगर एक लीडर है, मान लो अभी मैंने एक लीडर को चुना, तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर जो मैंने बच्चे चुने हैं जिनको मैं लीडर बनाना चाहता हूं, मुझे जानना पड़ेगा कि उनके अंदर ऑलरेडी डेवलप कौन सी स्किल्स है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत से ही दूसरों को बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, तो ये उनकी स्किल्स हुई। तो मुझे शुरुआत से ही जानना पड़ेगा, अगर मैं किसी को लीडर बनाना चाह रहा हूँ या उसकी अपनी स्किल्स को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ किसी आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लीडर्स के अंदर, तो मुझे उनकी क्वालिटीज़ को जो ऑलरेडी उनके अंदर है उनको समझना पड़ेगा और उन बातों को भी समझना पड़ेगा कि उन क्वालिटीज़ को भी समझना पड़ेगा जो उनके अंदर और होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे जानूँगा कि उनके अंदर कौन सी ऑलरेडी स्किल्स है और किन को मुझे डेवलप करना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, क्या, आस्क क्वेश्चंस। क्या करना है, हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, हमें पूछना है उनसे कि डू दे हैव क्लियर प्लान ऑफ एक्टिविटीज़, क्या उन्होंने पहले से ही एक क्लियर प्लान की एक्टिविटीज़ बना रखी है कि कैसे वो करने वाले, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे चीज़ों को, कैसे एग्जिस्टेंस में लाएंगे अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को। ठीक है, सेकंड जो हमें उससे पूछना है वो पूछना है क्या, डू दे कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन क्लियरली एंड एनकरेज दोज दे लीड। ठीक है, यानी क्या वो अपने इंस्ट्रक्शंस को या अपनी जो बात बोलना चाह रहे हैं क्या वो अच्छे तरीके से अपने जिनको वो लीड कर रहे हैं उन तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, क्या वो उनको उतना ही ज़्यादा एनकरेज कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमें वो पूछना है क्या, आर द स्टूडेंट दैट दे आर लीडिंग मोटिवेटेड, कंसंट्रेटिंग वेल एंड मेकिंग प्रोग्रेस। क्या जो स्टूडेंट जिनको वो लीड कर रहे हैं क्या वो उतने लेवल के मोटिवेटेड हैं और क्या वो कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस को लेके। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें पूछने चाहिए उन लोगों से ताकि हम जान पाए कि उनके अंदर ऑलरेडी डेवलप कौन सी स्किल्स है। अगर जैसे मैंने उनसे पहले क्या पूछा था, मैंने उनसे पूछा क्या वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर वो नहीं कर पाते तो मुझे समझ आ जाएगा कि उनके किस फेज़ के अंदर लीडरशिप की दिक्कत है। मैं केवल उन पॉइंट पर फोकस करूंगा और उनको फर्दर रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या मैं उनकी बातों को समझूंगा, मैं बोलूँ क्या जो तुम अपने जिनको तुम लीड करो क्या उनको पर्टिकुलरली तरीके से मोटिवेट कर पाते हो। अगर मैं ये सारी बातें अच्छे से समझूंगा तो मैं अच्छे लीडर्स को क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये तक फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट के अंदर, तो सेकंड पॉइंट है इसका, आइडेंटिफाई दोज हुज लीडरशिप स्किल यू वांट टू इम्प्रूव द मोस्ट। ठीक है, सबसे पहले ढूंढो उन लोगों को जिनकी स्किल्स को तुम इम्प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, अब ये कौन से लोग होंगे, डिसाइड वेदर टू गिव चांस टू न्यू लीडर्स टू डेवलप देयर लीडरशिप स्किल्स, या तो मैं पहले चांस दूँ उन लीडर्स को, उन नए यंग लीडर्स को जिनके अंदर अभी फ़िलहाल कोई स्किल नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन उनको स्किल्स डेवलप मैं करवाऊँ। ठीक है, या मैंने नए लोगों को चांस दिया ताकि मैं उनकी स्किल्स को डेवलप करवा पाऊँ, लीडरशिप स्किल्स को। ठीक है, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है क्या कि give chance to the students already active in leadership activities to further improve their skills। ठीक है, या तो मैं उन लोगों को चुनूं जो पहले से ही बहुत एक्टिव रहते हैं लीडरशिप के अंदर। ठीक है, और उनकी स्किल्स को मैं फर्दर क्या करूं, इम्प्रूव करवाने की कोशिश करूं। ठीक है, अब ऐसे हमें हमेशा देखा होगा हमारे आसपास ही इतने सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले से ही बहुत सारे लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, उनको मोटिवेट कर पाते हैं। तो क्यों ना उन्हीं लोगों को और ज़्यादा स्किलफुल बनाया जाए ताकि वो और अच्छे लीडर्स बने। या दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, या नए लोगों को चुनूं जो कि इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है ताकि मैं उनको नई स्किल्स उनके अंदर दे पाऊँ। ठीक है, मैंने जो भी बच्चे चुने या तो वो पहले से ही स्किलफुल थे या तो मैंने नए बच्चे चुने जिनको मैं स्किलफुल बनाना चाहता हूँ। मैंने जिन लोगों को चुना है अगर मैं उनको टाइमली ऑब्जर्व नहीं करूँगा तो उनकी लीडरशिप स्किल जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है,
मैं अगर उनको कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ तो मुझे उनको ऑब्जर्वेशंस भी करनी होगी, क्या वो चीज़ें वो सीख रहे भी हैं कि नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट 3 की तरफ। पॉइंट 3 है हमारा सम अप्रोचेस विच कैन यूज़ फॉर इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल्स, यानी मैं कुछ तरीके कुछ अप्रोचेस को यूज़ कर सकता हूँ कि उनकी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। थर्ड पॉइंट के अंदर हम फर्स्ट अप्रोच देखते हैं सबसे पहले कि क्या अप्रोच है जिनके थ्रू मैं स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। फर्स्ट है ऑफरिंग स्टूडेंट्स डिफरेंट लीडरशिप रोल्स सच एज, यानी स्टूडेंट्स को अलग अलग बच्चों को कुछ कुछ लीडरशिप वाले रोल देना। यानी मैंने बोला अगर मान लो भाई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा हो कि एक बच्चे को चुन लिया कि हाँ ये मुझे पता है ये सबको मैनेज कर लेगा, तो मैंने उसको चुना और मैंने बोला कि हाँ तुझे सबको कंट्रोल करना है और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो मैंने उसको एक रोल दिया कि वो कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ऑफरिंग स्टूडेंट सच लीडरशिप रोल सच एज, कौन कौन से रोल दे सकता हूँ मैं उसको, सुपरवाइजिंग का रोल दे सकता हूँ, मैं उसको एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का रोल दे सकता हूँ, या मैं उसको और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये है मेन फर्स्ट अप्रोच का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, गिविंग वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। लीडरशिप क्वालिटी तभी इंप्रूव होगी जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगा और अपनी ड्यूटीज को निभाएगा। जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक लीडर नहीं समझेगा तब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो वो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको देनी चाहिए, कैसी ड्यूटीज़ देनी चाहिए ताकि उसकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हो, वो है मेंबरशिप ऑफ वेरियस कमिटीज़। अलग अलग कमेटी की उसको मेंबरशिप दो ताकि वो अलग अलग कमिटीज़ के बारे में समझ पाए। सेकंड है उसके अंदर ऑफिशियल ड्यूटीज़ दो उसको। ठीक है, अलग अलग कामों के लिए ऑफिशियल ड्यूटीज़ दो। थर्ड है सपोर्टिंग अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का काम दो उसको। ठीक है, तो जब ये बातें वो समझेगा तो वो एक अच्छे लीडर बनने की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंड अप्रोच जो है इसके अंदर वो है प्रोवाइड लीडरशिप कोर्स एंड दिस कोर्स मस्ट लीड टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, अंडरटेकिंग इन वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी हमें एक लीडरशिप कोर्स तैयार करना है और वो कोर्स उनको उनकी नॉलेज को अप्लाई कर पाए। ठीक है, वहाँ पे वो उस कोर्स के थ्रू वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए। ठीक है, उस कोर्स के थ्रू वो समझ पाए अपने वैल्यू को, अपने कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, ये कैसे होगा भाई, हमें कोई ऐसा फॉर्मल कोर्स तैयार नहीं करना, हमें समझना है कि मैं एक पैटर्न बनाऊँ, मैं एक दायरा बनाऊँ कि कैसे कैसे मैं ये जो 3 काम बोले, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ स्किल और अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट, ये सारी मैं उसको क्लियर करवा पाऊँ। मेरे को इस तरीके से फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी चीज़ें, तो वो होगा उसका एक पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, जो थर्ड अप्रोच है वो है गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू डेवलप देयर स्किल्स अपॉर्चुनिटीज़ विद प्रोग्रेसिव चैलेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब मैंने बोला अगर एक लीडर है ऑलरेडी जो कि अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, ठीक है, तो मैं कैसे उसको और डेवलप करवाऊँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, उसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो। जितना ज़्यादा उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो उतना अच्छा अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि जो अपॉर्चुनिटी तुम दे रहे हो ना वो सेम लेवल की मत दो, उसको धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ाओ कि मतलब चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, जो पहले सिंपल काम के लिए मैं उसको लीडर बना रहा था, अब मैंने उसको कॉम्प्लेक्स काम के लिए बनाया, यानी और मुश्किल कामों के लिए बनाया। तो धीरे धीरे उसका प्रोग्रेशन रखो कि उसके चैलेंजेस बढ़ाओ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट के ही अंदर फोर्थ अप्रोच है वो है मेकिंग लीडर रिकग्नाइजेबल बाय गिविंग देम डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, कैब्स, टी शर्ट। दिस विल बी फोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर स्टूडेंट्स। मतलब क्या है इसका कि हमें अगर लीडर बनाना है तो उसको पूरी की पूरी जनता से डिफरेंट दिखना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट कैसे दिखे, उसको यूनिफॉर्म दो, उसको कैप दो, उसको टी शर्ट्स दो। ठीक है, जब उसके पास ये सारी चीज़ें होगी तो वो सारे ग्रुप से अलग दिखेगा और वो एक बार में समझ आएगा कि वो हाँ ये बंदा सबको लीड कर रहा है। जैसे क्लास में होता है, क्लास में जो लीडर बनाते हैं, मॉनिटर्स को बनाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, उनको बैचेस दे देते हैं। ठीक है, तो जिससे एक बार में ही बैच से समझ आ जाता है। जैसे फुटबॉल के अंदर वो क्या देते हैं, आर्म के ऊपर बांधने का एक टैग सा दे देते हैं। ठीक है, जिससे हमें एक बार में ही समझ आता है कि हाँ ये लीडर है, ये कैप्टन है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो बाकी बच्चे जो कि कैप्टन नहीं है वो इंस्पायर होंगे उससे और उसकी तरह बनना चाहेंगे, हो सकता है वो भी लीड करना चाहें।
ठीक है। तो ये कुछ अप्रोचेस थी जिसको अगर हम माने, इसको अगर फुलफ़िल करें तो बहुत अच्छे लीडर्स जो होंगे वो निकल के आएंगे फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स शोइंग देम यू बिलीव दैट दे कैन इम्प्रूव देयर लीडरशिप स्किल्स। कि भाई अपना फेथ दिखाओ, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ बच्चों के ऊपर, और उनको दिखाओ कि भाई जो भी तुम कोशिश करो हम उस पर भरोसा करते हैं और तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स इम्प्रूव होगी, हम ये जानते हैं। अगर तुम उनको ऐसा बिलीव दिखाओगे, ऐसा फेथ दिखाओगे, तो हो सकता है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम किसी पे इतना ज़्यादा फेथ दिखा रहे हो तो वो भी बाउंड हो जाता है उस फेथ को लेके, ठीक है। वो भी और ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालना चाहेगा क्योंकि वो पता है कि कितने लोगों की इससे फेथ जुड़ी हुई है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, गिव रिवॉर्ड्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कोई बच्चा इम्प्रूव कर रहा है अपनी लीडरशिप स्किल्स के अंदर तो उसको रिवॉर्ड दो कुछ ना कुछ, ठीक है, ताकि उसको समझ आए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया और वो इसी तरीके से इंस्पायर हो आगे भी अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, अपने काम में सही जा रहे हैं, उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो, उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो, ठीक है, ताकि वो अपनी और मेहनत को दिखा पाएँ। अब आगे देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, स्टार्ट अगेन, ठीक है। अब क्या करना है, हमने जो भी काम किया है उन सबको दोबारा करो। दोबारा कैसे करो कि भाई जो भी तुमने काम किए ना उसके अंदर मेक प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सक्सेस एंड लुक एट द एरियाज वेयर देयर आर स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। यानी सबसे पहले तो जो भी तुमने सक्सेस किया उसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करो उसकी, कि हाँ मैंने क्या ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया, ये मैंने इतना अच्छा नहीं किया। तो मतलब एक पूरा एनालिसिस शीट बनाओ जिसके अंदर तुम जानो कि तुमने क्या अच्छे अच्छे सक्सेस वाले एरियाज़ थे और कौन से ऐसे एरियाज़ थे जिनको तुम्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब ये काम करोगे तुम तो तुम अपनी गलतियों को समझ पाओगे और जो तुमने अच्छे काम किया उनको भी तुम जान पाओगे कि हाँ मुझे आगे भी ऐसा करना है, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, क्या कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ स्कोप होगा ही होगा कि तुम उसके अंदर फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो। तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ाओ और इन सारे स्किल्स को यूज़ करना है, हमें इन सब चीज़ों के जानना है ताकि हम अच्छे लीडर्स क्रिएट कर पाएँ। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट, क्या मतलब होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टाइप्स है एडवेंचर स्पोर्ट्स के। तो सबसे पहले एडवेंचर स्पोर्ट देखना चाहोगे क्या होता है, ये है सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब, मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, मतलब होता क्या एक्चुअल में एडवेंचर स्पोर्ट्स का। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स विच इन्वॉल्व्स इंटेंस and sometimes life-threatening actions which creates an adventurous atmosphere, ठीक है। तो एक्चुअल में एडवेंचर स्पोर्ट क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट जो होते हैं मोस्टली आउटडोर गेम्स होते हैं जिसके अंदर हमारी इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी और उसके अंदर हमें लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस यानी हमारी जान तक को ख़तरा हो सकता है, हमें ऐसे ऐसे एक्शंस करने हैं, ठीक है, विच क्रिएट एन एडवेंचरस एटमोसफियर। तो इन सब की वजह से जो रोमांचकारी माहौल होगा, जो एडवेंचर होगा, हो वो होता है बहुत मस्त। तो मैं तो भाई बहुत शौक़ रखता हूँ एडवेंचर स्पोर्ट का, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है, जो भी एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर खेल रहे हैं, वो compete करते हैं अगेंस्ट नेचर, ठीक है। वो नेचर से compete करते हैं, किसी बंदे से नहीं करते। जैसे किसी भी गेम के अगर मैं बारे में बात करूं, अगर मैं क्रिकेट बोल रहा हूं तो एक टीम दूसरी टीम से compete कर रही है, लेकिन जब हम एडवेंचर स्पोर्ट खेल रहे हैं तो हम किससे compete कर रहे हैं, किसी से नहीं। हमारा कंपटीशन किससे है, नेचर से। मैं पहाड़ों से कूदूँगा तो पहाड़ों की ऊंचाइयों को मैंने हराया, ठीक है, तो ये जीतना है मुझे, ये है एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। आगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, अनलिमिटेड थ्रिल, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर। ऑब्वियसली एडवेंचर स्पोर्ट जो होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, बहुत ज़्यादा थ्रिल होता है उसमें, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है, बहुत डर भी लगता है, मज़ा भी आता है, करने का मन भी करता है, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज है एडवेंचर।
अगर मैं मीनिंग के बारे में दोबारा से बताऊं अच्छे से, इट डेवलप अ सेंस ऑफ एक्सेलरेशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, ऑल्सो लीड टू लिव लाइफ इन अ बेटर वे। तो हमारा जो एडवेंचर स्पोर्ट है ये हमें मोटिवेट करेगा, हमें कॉन्फिडेंस देगा, हमें फ्री करेगा, ठीक है, हमें एक लाइफ को नए नज़रिए से देखने का मौका देगा। जो भी एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, वो अलग ही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप अगर किसी ने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी हो तो वो समुद्र के अंदर का एक्सपीरियंस जो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। बाकी वो जब स्काई डाइविंग करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस जो होता है, डर भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस होता है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस को हमें फील करने का मौका मिलेगा, हमें जीने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो एडवेंचर स्पोर्ट बहुत मस्त चीज़ है, ट्राई करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ एडवेंचर स्पोर्ट की तो क्या है? An outdoor sport or activity in which the participant competes in a natural environment more against himself, herself than against others, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूँ एडवेंचर स्पोर्ट की, तो एडवेंचर स्पोर्ट एक आउटडोर स्पोर्ट है, एक एक्टिविटी है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट जो compete करेंगे वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर compete करेंगे और उनका कंपटीशन किसी से नहीं है, केवल खुद से है, ठीक है। खुद के डर को हराना, वो इन्वायरमेंट की जो नेचर की विभिन्नताएं हैं, जो डिफ्रेंशिएशंस हैं, उनको हराना, उनके देखना, उनको फील करना, ये है एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। तो ये था पूरा एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में, डेफिनेशन भी, मीनिंग भी, सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट की, हम ये सब क्यों करें। वैसे तो आप मोर ओवर सबको क्लियर हो ही गया होगा कि इतना एक्साइटिंग होता है तो खेलना तो चाहिए ही, लेकिन और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि क्यों लेके आया गया एडवेंचर स्पोर्ट को, इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों किया गया, इतना ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे क्यों किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और एडवेंचर स्पोर्ट्स में। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने इंसान को जब खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा ना, जब वो उन पहाड़ों से कूदेगा और अपने अंदर के असली इंसान को पहचानेगा, अपने अंदर के जो डर है उसको हराएगा, अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाएगा, तो वो हेल्प करता है हमें एडवेंचर स्पोर्ट। सेकेंड है इसके अंदर, टू बिल्ड कंसंट्रेशन। वो उस एड्रेनलिन रश वाले टाइम पे भी, वो होता है ना झूले से गिर रहे होते तो अजीब सा लग रहा होता है, तो वो उस रश वाले टाइम पे भी हमें कंसंट्रेट करना है, हमें इंजॉय करना है, ये करना है, तो वो वाली फीलिंग, ठीक है, वो लाने में हेल्प करता है हमें एडवेंचर स्पोर्ट। टू नेचर बॉन्डिंग विद नेचर, ठीक है, हमें नेचर से जोड़ने के अंदर, कि उसकी जो इतनी सारी डिफ्रेंशिएशंस है उनको जानने के अंदर, उनको एक्सपीरियंस करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। टू फेस चैलेंजेस अगेंस्ट ऑड सिचुएशन, जो अलग अलग ऑड सिचुएशंस है, पहाड़, डीप सी, ठीक है, फिर कहीं आता है रिवर जो बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है उसको, उन सबको फेस करना, उन सारे चैलेंजेस को, उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, ये है एडवेंचर स्पोर्ट का ऑब्जेक्टिव। टू यूज़ एबडेंट एनर्जी, ठीक है, जो हमारे अंदर इतनी सारी एनर्जी है उनको यूज़ करना एक पॉजिटिव हेल्दी वे के अंदर, तो वो है, हेल्प करता है हमें एडवेंचर स्पोर्ट उस काम के अंदर। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन, अम्यूज़मेंट एंड एक्साइटमेंट, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन यानी वो रोमांच, अम्यूज़मेंट यानी मनोरंजन, एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना, वो एक्साइटमेंट, वो सारा कुछ प्रोवाइड कराएगा हमें एडवेंचर स्पोर्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर टू एनकरेज क्रिएटिविटी, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने में हेल्प करता है एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट बहुत ज़्यादा हार्श भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी करेगा और फिज़िकल डेवलपमेंट, कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट को कंप्लीट करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेबिलिटी भी चाहिए और उतना ही तुम्हारे अंदर फिज़िकल फिटनेस भी होना चाहिए, ठीक है। टू इम्प्रूव सोशल रिलेशंस, हमारे सोशल रिलेशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये थे सारे ऑब्जेक्टिव्स एडवेंचर स्पोर्ट के, कि हमें क्यों करें या क्या उद्देश्य है एडवेंचर स्पोर्ट को खेलने का, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। तो ये था सब कुछ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं
टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है। तो हमारे मेनली हमने जो शुरुआत में इंडेक्स में देखा था तो लिमिटेड टाइप्स के बारे में ही बताया हुआ है, तो हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। जो टाइप्स थे वो है फर्स्ट रॉक क्लाइंबिंग, सेकेंड ट्रैकिंग, फिर है रिवर राफ्टिंग, फोर्थ है माउंटेनियरिंग और सर्फिंग, साथ ही साथ लास्ट है पैराग्लाइडिंग। इन सारे एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, सबको पता ही होगा वैसे तो, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग होता क्या असली में? इट इज़ एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल क्लाइम्स ऑन नेचुरल रॉक फॉर्मेशन और एन आर्टिफिशियल रॉक वॉल, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पे पहाड़ वहाड़ हो उनके ऊपर चढ़ना, या तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आर्टिफिशियल रॉक वॉल बनाई जाती है जहाँ पे एक दीवार के ऊपर अलग अलग पोर्शन में फिक्सेशंस डाल देते हैं, जिसको पकड़ पकड़ के वो दीवार के ऊपर चढ़ते हैं। तो वो भी एक रॉक क्लाइंबिंग का मैं बोलूँ आर्टिफिशियल वर्जन है, ठीक है, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग अगर शहर के लोग जो सिटीज़ के अंदर रहते हैं, जो वहाँ पे अगर रॉक क्लाइंबिंग का इंजॉय करना चाहें, उसको ट्राई करना चाहे, तो वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं, उनको मज़ा आता है, फिर वो नेचुरल रॉक पे भी ट्राई करते हैं, क्योंकि नेचुरल रॉक में ना थोड़ा जान का ज़्यादा खतरा है। आर्टिफिशियल में इतना नहीं है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर को उस तरीके से चेंज कर सकते हैं वहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हैविंग अ गोल टू रीच ऑन द टॉप और टू सबमिट एट द एंड ऑफ अ प्री डिटरमाइंड रूट विदाउट फॉलिंग, ठीक है। तो अगर मैं रॉक क्लाइंबिंग के बारे में बात करूं तो उसके अंदर मेन मुद्दा है हमें कि हमें टॉप पे पहुंचना है, या तो टॉप पे नहीं पहुंचना तो जो एक पैटर्न, जो एक रूट तुमने पहले से सोच के रखा है कि हम वहां तक पहुंचेंगे, तो वहां तक पहुंचो, लेकिन बिना गिरे हुए। तो ये है रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। अगर बात करें रॉक क्लाइंबिंग के अंदर और, तो एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन रॉक क्लाइंबिंग मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, एजिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंड्योरेंस होना चाहिए और वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो अगर एक पर्सन जो कि रॉक क्लाइंबिंग करना चाहता है तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चढ़ते चढ़ते डर जाए, ठीक है। उसके अंदर साथ ही साथ एजिलिटी होना चाहिए कि वो अपने डायरेक्शन को बहुत ईजिली चेंज कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसकी रीच लंबी हो, एंड्योरेंस होना चाहिए, चढ़ते चढ़ते थकना नहीं चाहिए, वो एंड तक पहुँचे, ठीक है। वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, यानी कोऑर्डिनेशन उसका और उसकी बॉडी का बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यानी उसके मसल्स उस तरीके से एक्ट करे, एक बैलेंस पोजीशन में रहे, ठीक है। उनका रिएक्शन टाइमिंग उतना अच्छा हो। तो ये सारा जब कुछ होगा तब एक पर्सन, मैं बोलूँगा, क्वालिफाइड है रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए, ठीक है। और ये सब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स पे। तो ये फ़ायदा है रॉक वॉल का, ठीक है। तो यही था इसके अंदर रॉक क्लाइंबिंग के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ट्रैकिंग पे। तो ट्रैकिंग कुछ दिखता है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं ट्रैकिंग के बारे में बताऊं होता क्या है ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग रेफर्स टू अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी ऑन फुट ऑन द माउंटेन फॉर प्लेजर और स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग एक जर्नी है जो कि हमें बाय फुट करनी है, लंबे लंबे पहाड़ों के ऊपर करनी है। और ये हम क्यों करेंगे? या तो हम अपनी खुशी के लिए करें कि भाई मैं वहाँ तक चढ़ गया, ठीक है, मेरे को बड़ा मज़ा आया, या तो मैं स्पोर्ट्स के उससे करूँ, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, एन इंडिविजुअल मस्ट हैव अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस अलोंग विद अ स्ट्रॉन्ग फिजिक। तो भाई पहाड़ों पे इतनी ऊंचाई तक चढ़ना बहुत आसान बात नहीं है। जैसे कि हमने पहाड़ी अपने दोस्तों को भी देखा होगा, अपने जो कि उत्तराखंड के होते हैं, जो कि और पहाड़ी वाले इलाकों में रहते हैं, तो उनका जनरल फिजिक भी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कि नॉर्मल बंदों से, ठीक है। अगर कभी कोई हिल स्टेशन में अगर विजिट किया होगा तो उसने देखा होगा कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो इतना हैवी लोड उठा के भी पूरा पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जो कि हम बैग सिंपल कैरी करके घूमने निकलते हैं, हमारे लिए वही इतना मुश्किल हो जाता है। तो ट्रैकिंग करना बहुत इजी नहीं है, उसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग फिजिक भी चाहिए कि वहाँ तक पहुँच सको तो, ठीक है। साथ ही साथ एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, हमारा
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्प करेगा और हमारे जनरल हेल्थ कंडीशन को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हमें इतनी ऊंचाई तक चढ़ना है, इतना लोड लेके चढ़ना है, तो हमारा जो सिस्टम है पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जगेगा ही जगेगा, साथ साथ अगर हम ट्रैकिंग रेगुलर बेसिस पे करेंगे या करते रहते हैं तो हमारे जनरल जो हेल्थ कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये था सब कुछ ट्रैकिंग के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे रिवर राफ्टिंग पे। रिवर राफ्टिंग ऐसा कुछ दिखता है। रिवर राफ्टिंग का मतलब क्या है? अ रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट इन विच a raft is pumping, thrilling over the rushing, rough and untamed water। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक राफ्ट सा होता है जो कि पानी को उछल रहा होगा, झूम रहा होगा। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से जो पानी चल रहा है, रफ जा रहा है, कभी चट्टानों से पानी टकरा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, तो उसके अंदर हम अपना राफ्ट लेके निकलते हैं, अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है रिवर राफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग क्या होता है? कुछ ऐसा दिखता है, या तो बर्फ़ वाले पहाड़ होंगे उसके अंदर, या तो वो रॉक वाले पहाड़ होंगे। ठीक है, हम पूरा अच्छे से डिटेल में देखते हैं माउंटेनियरिंग के बारे में। तो माउंटेनियरिंग असली में है क्या? एन एडवेंचर स्पोर्ट दैट कंबाइंस क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अप माउंटेन्स और माउंटेन्स टेरियंस। तो अगर मैं माउंटेनियरिंग के बारे में बताऊँ तो माउंटेनियरिंग क्या है? माउंटेनियरिंग जस्ट कॉम्बिनेशन है क्लाइंबिंग का और हाइकिंग का। ठीक है, जो कि हम माउंटेन के ऊपर करेंगे, यानी माउंटेन पे चढ़ो, उन पे ट्रैवल करो, ट्रैकिंग भी करोगे, क्लाइंबिंग भी करोगे। ठीक है, तो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये फुल पैकेज है एडवेंचर स्पोर्ट का। ठीक है, अगर माउंटेनियरिंग के बारे में बात करूँ तो इसकी मेनली 3 फॉर्म्स होती है। ठीक है, जो कि अलग अलग फॉर्म जो बनाई है, जो कि डिपेंड करती है उनके ट्रैक कंडीशंस पे। तो ट्रैक कंडीशंस को हिसाब में रखते हुए 3 फॉर्म्स ऑफ माउंटेनियरिंग बनाई गई है, जो कि है फर्स्ट रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग जो होता है उसके अंदर मेनली हमें क्लाइंब करना होता है रॉकी स्लोप्स के ऊपर। ठीक है, यानी जो रफ रॉकी स्लोप्स होते हैं, जो अलग अलग ढलान होगी पहाड़ों की, चट्टानों की, उनके ऊपर चढ़ना, वो है हमारा रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, सेकंड आता है इसके अंदर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग के अंदर क्या है? ट्रैकिंग इन स्नो और आइस क्लाइंबिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? ट्रैकिंग तो होगी। अब वो कहाँ पे होगी? वो बर्फ़ पे भी हो सकती है, या हम बर्फ़ वाले पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे तो ये भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके अंदर कवर होगा दोनों चीज़ें। रॉकी सरफेस भी मिलेगा टान वाला, जिसके ऊपर हमें चट्टानों पे चढ़ना पड़ेगा। सेकंड, हमें इसके अंदर स्नोई रूट्स भी मिलेगा, यानी बर्फ़ वाला। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, अगर इन तीनों में से अगर मैं डिफ़िकल्टी के उससे बताऊँ तो सबसे इजी है रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, क्योंकि रॉक जो होता है ना वो फिक्स है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होना पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली वो फिक्स रहता है। ठीक है, माउंटेनियरिंग जो होता है वो जो कि स्नो के ऊपर होते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके रूट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं ग्लेशियर्स को। ठीक है, और ग्लेशियर्स में सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर ट्रैकिंग करना वो तो भाई अलग लेवल है थोड़ा। ठीक है, और तीसरा जो इनका कॉम्बिनेशन है, ओहो, ये तो भाई फिर सुप्रीम लेवल हो गया, सबसे डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो भाई रॉकी सरफेसेस भी झेलो और साथ साथ स्नो रूट भी संभालो। ठीक है, तो माउंटेनियरिंग जो है मैं बोल रहा हूँ फुल पैकेज है। नेक्स्ट है इसके अंदर ही, इट रिक्वायर्ड ट्रिमेंडस एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर। ठीक है, तो माउंटेनियरिंग करना कोई भाई आसान काम नहीं है। इसके अंदर हमें ख़तरनाक एंड्योरेंस चाहिए कि हम थके ना जल्दी से, हमें ख़तरनाक एजिलिटी चाहिए कि जल्दी जल्दी हम डायरेक्शंस चेंज कर पाए, हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम उतनी स्ट्रेंथ लगा के पहाड़ों पे चढ़ पाएँ। ठीक है, हमारे अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नया बंदा भी इतने पहाड़ों पे चढ़ जाएगा। ठीक है, वो अगर चढ़ता होगा, उसको आता होगा, तभी वो चढ़ पाएगा। और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर चाहिए कि हार ना माने। ठीक है, मुझे चढ़ना है तो मैं चढ़ के रहूँगा, तो वो स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जो चढ़ते हैं वो ऐसे ही नहीं होते लोग, उनके भी बहुत अलग अलग दिक्कतें फेस करनी पड़ती है उसकी। तो मैं एक मूवी रेफ़र करूँगा, एवरेस्ट नाम है आई थिंक मूवी का, वो बहुत अच्छी मूवी लगी थी मुझे। वो पूरी माउंटेनियरिंग के ऊपर ही बेस्ड है कि कैसे कैसे वो ट्रैक करके जाएंगे माउंट एवरेस्ट के टॉप तक।
नेक्स्ट आता है इसके अंदर सर्फिंग। सर्फिंग दिखता है कुछ इस तरीके से, और सर्फिंग का मतलब अगर समझे, एन एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट इन विच अ पर्सन राइड्स वेव्स, ठीक है, यूजुअली इन दी ओशियंस। जो पर्सन यानी लहरों की सवारी करता है वो होता है सर्फिंग, ठीक है। वो क्या करता है, जनरली ओशंस के अंदर ही होते हैं, क्योंकि ओशन में वाटर करंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लंबी लंबी वेव्स आएगी तभी हम उसके ऊपर चढ़ के उसको राइड कर पाएंगे, ठीक है। इट रिक्वायर्ड एग्जैक्ट टाइमिंग एंड शार्प रिफ्लेक्सेस टू स्टे बैलेंस ऑन द बोर्ड। सर्फिंग भी करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि पानी आएगा तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। जैसे ही पानी उठा तो मैं अपने बोर्ड पे बैलेंस कर लूँ, उतना मेरा रिफ्लेक्सेस होनी चाहिए, मतलब इतनी जल्दी मैं एक्शन ले पाऊँ कि जैसे ही पानी आए मैं उतनी जल्दी जल्दी पोजीशन में आ गया, बैलेंस कर लिया बोर्ड के ऊपर और वेव के साथ साथ बह के आगे पहुंचा, ठीक है। तो ये होता है पानी के ऊपर राइड करना, पानी को उनकी लहरों के ऊपर राइड करना, ठीक है। फ़ायदे क्या है सर्फिंग के, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। अब क्योंकि सर्फिंग जो होता है भाई फिज़िकली इतना ज़्यादा हमें डिवोट करना पड़ता है कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाता है। सेकेंड है इसके अंदर शोल्डर बैक आर स्ट्रेंथन, ठीक है। यहाँ पे हमें बोर्ड को पकड़ना पड़ता है और अपने उस बोर्ड के ऊपर बैलेंस बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है हमारे शोल्डर और बैक के, तो वो भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर डेवलप लेग स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग करना, तो बैलेंस करने के लिए हमारे लेग की, हमारे थाई की सारी मसल्स यूज़ होती है। वो हमारे क्वाड्रिसेप्स भी यूज़ करेगा, जो हमारे थाई के आगे की मसल होती है, जो हमारे थाई के पीछे की मसल होती है, जो कि हैमस्ट्रिंग होती है, उनको भी यूज़ करेगा, हमारी काफ मसल्स को भी यूज़ करेगा, हमारे ग्लूट्स यानी हमारे हिप्स को भी यूज़ करेगा। तो सारी ओवरऑल लेग स्ट्रेंथ चाहिए इसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर अ गुड आउटलेट फॉर स्ट्रेस एंड टेंशन। यहाँ पे लहरों के ऊपर तैरना, वही मछलियों वाली फीलिंग लेना, तो मतलब बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ये था पूरा सर्फिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर पैराग्लाइडिंग। ओहो, मतलब अब तुमने सर्फिंग में फ़िश वाले मज़े ले लिए, ठीक है, माउंटेनरिंग में बंदर वाले मज़े ले लिए, तो अब आती है बारी पैराग्लाइडिंग की। पैराग्लाइडिंग के अंदर अब चिड़िया बनना है, ठीक है, उड़ना है, फ्लाइंग के मज़े लेना है। तो पैराग्लाइडिंग का मतलब समझे तो आ रिक्रिएशनल कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स, ठीक है। तो पैराग्लाइडर को उड़ाना ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट भी है, ठीक है, और एडवेंचर स्पोर्ट भी है। तो बहुत मज़ेदार गेम है, बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, यानी फेमस भी बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम पे, ठीक है। इट इज़ द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन टू गेट फीलिंग ऑफ फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। तो एक चिड़िया की तरह उड़ना उसके सबसे क्लोजेस्ट है ये, क्योंकि एरोप्लेन्स के अंदर उड़ने में भी हम कवर्ड होते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आती। हमें क्लाउड्स दिखेंगे, मज़ा तो आएगा, लेकिन वैसा नहीं। जब पूरा एटमॉस्फेयर खुला हो, जैसा एक एक्चुअल में बर्ड फील करते होगी, वैसा हम फील कर पाएंगे उसके अंदर पैराग्लाइडिंग में, ठीक है। तो ये था सब कुछ पैराग्लाइडिंग। तो जानते हैं सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। क्या क्या मेजर्स हम अपना सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। तो दूर करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, किस रीज़न से स्पोर्ट इंजरीज होती है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इंजरीज होना कॉमन है, लेकिन क्या रीज़न है उन इंजरीज का, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होता है ओवर यूज़। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मसल को, तो वो फटीग हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो वर्क करना, उतने इफ़िशिएंटली काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकेंड है इसके अंदर डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट के अंदर क्या है कि अगर डायरेक्टली तुम्हें किसी फिजिकल चीज़ से इंजरीज हो जाए, जैसे दो पर्सन आपस में टकरा गए भागते हुए फुटबॉल के अंदर, या मैं बोलूँ क्रिकेट के अंदर एक ने बॉल डाली दूसरे के डायरेक्ट फेस पे लगी, तो ये होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट। थर्ड के अंदर बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटर फोर्स देन द बॉडी कैन विथस्टैंड, यानी हमारी बॉडी जितना फोर्स बियर कर सकती है उससे ज़्यादा फोर्स लगा देना अपनी बॉडी से। कई बार आपने देखा होगा जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो जब लिफ्टिंग करते हैं, जैसे उन्होंने मान लो डेड लिफ्ट किया और उन्होंने वेट उठाया, तो उठाते 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 वो इतना ज़्यादा बॉडी पर फोर्स डाल देते हैं जिसकी वजह से उनमें कई सारी इंजरीज होती है। कई बार बाइसेप टीयर हो जाता है, उनका बाइसेप जो मसल होता है वो फट जाता है, और भी बहुत सारी इंजरीज हो जाती है, जैसे शोल्डर इंजरीज होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक ऑफ प्रॉपर रिकवरी, ठीक
ठीक है। अगर हम कभी एक्सरसाइज करके आए हैं तो हमें एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए रिकवरी का, और हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए कि हम कैसे बेटर तरीके से रिकवर करें ताकि उससे अच्छी तरीके से कम बैक कर पाए, ठीक है। तो प्रॉपर रिकवरी होगी, चाहे वो इंजरी से पहले हो या अगर इंजरी हो गई है और मैंने उसको प्रॉपर रिकवरी टाइम नहीं दिया तो भी मुझे री इंजरी होने के चांसेस है, ठीक है। तो इंजरीज के साथ ना मुझे बहुत बच के रहना है एक एथलीट को, ठीक है। तो मेनली ये सारे रीजंस होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के। आगे हम बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। क्या मेजर्स मैं अपना सकता हूँ इन स्पोर्ट्स इंजरीज को दूर करने के लिए? तो सबसे पहला इसके अंदर है वार्मिंग अप थॉरली, ठीक है। अगर मुझे किसी भी इंजरीज से बचना है तो जब भी मैं अगर कोई इंटेंस एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ या मैं अपना वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो मुझे पहले वार्म अप करना चाहिए, ठीक है। वार्म अप का मतलब अपने हार्ट रेट को बढ़ाना, अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना, अपने मसल्स को थोड़ा एक्टिव करना, ब्लड फ्लो उनका बढ़ाना। अगर ये सब कुछ होगा तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है, और इंजरीज के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आती है बात वियर एप्रोप्रिएट फुटवेयर, जहाँ पे जिस टाइप का फुटवेयर रिक्वायर्ड है वो पहनिए, ठीक है। अगर एप्रोप्रिएट फुटवेयर होगा तो इंजरीज से बचे रहना बहुत इजी हो जाएगा। अगर स्टड्स ना पहने तो उनको ग्राउंड में स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। अगर जिम के अंदर आप प्रॉपर शूज़ ना पहन के जाओ तो आपको डंबल गिरना या प्लेट्स गिर जाना पैर पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंजरी दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर यूज एप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट सच एज माउथ गार्ड्स, हेलमेट्स और पैड्स, ठीक है। हर गेम के अलग सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जो भी उस गेम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब की जो भी उसके सेफ्टी इक्विपमेंट्स होंगे वो आप यूज़ कीजिए ताकि इंजरीज से बचा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टेप और स्ट्रैप वल्नरेबल जॉइंट्स इफ नेसेसरी। देखो कई बार कई जॉइंट्स जो होते हैं हमें स्टेबल फील नहीं हो रहे होते, ठीक है, या हमें कोई ना कोई डर होता है कि मुझे यहाँ पे जॉइंट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा अगर मैं इतना इंटेंस जाऊँगा, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी जॉइंट इशू है और वो कुछ परफॉर्म कर रहा है जिसमें उस जॉइंट का रोल है, उस एक्टिविटी के अंदर उस जॉइंट का रोल है, तो उस जॉइंट को थोड़ा सा हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा। तो उससे कैसे करो, उसको टेपिंग कर दो, ठीक है, उसको स्ट्रैपिंग कर दो, नी स्ट्रैप बांध लो, नी कैप बांध लो अगर नी के अंदर प्रॉब्लम है। एल्बो गार्ड्स डाल लेते हैं लोग, एल्बो पैड्स यूज़ करते हैं ताकि एल्बो को होल्ड किया जा सके, ठीक है। तो जो भी नेसेसरी हो वो चीज़ करो अपने जॉइंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग द गेम, ठीक है। गेम के दौरान, गेम से पहले और गेम के बाद टाइम टू टाइम पानी हमें पीते रहना है, क्योंकि यही वो फ्लूइड्स हैं जो कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही वो फ्लूइड्स हैं जो कि तुम्हारे वाटर लेवल को मेंटेन करके रखेंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बना के रखेंगे, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है तो हमारा एक एक मसल का मूव होना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें पानी चाहिए, ठीक है। तो टाइम टू टाइम फ्लूइड्स जो है वो लेते रहो ताकि हमारा वाटर टेबल कभी भी ख़राब ना हो। नेक्स्ट आती है बात ट्राई टू अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे बिटवीन 11 AM एंड 3 AM, ठीक है। यानी जब धूप बहुत ज़्यादा होती है या जब एटमॉस्फेयर हमारा बहुत ज़्यादा वार्म होता है उस टाइम पे एक्सरसाइज ना करें, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिवली वाटर रिलीज होगा हमारी बॉडी से जो कि अगेन हमारे वाटर टेबल को डिस्टर्ब करेगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी से निकाल देगा, जो कि हमें रिकवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात मेंटेन अ गुड लेवल ऑफ ओवरऑल फिटनेस पर्टिकुलरली इन द ऑफ सीजन, ठीक है। देखो एक इन सीज़न होता है, एक ऑफ सीज़न होता है। जब भी कोई गेम खेल रहे हो तो एक टाइम होगा जब टूर्नामेंट का टाइम है, ठीक है, एक होता है कि टूर्नामेंट से पहले का टाइम है, एक होता है टूर्नामेंट के बाद का टाइम है, ठीक है। तो तीनों टाइम हम एक टाइप का ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मेरा टूर्नामेंट आने वाला, मान लो
मेरा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है, तो मैं वॉलीबॉल का टूर्नामेंट मेरा नेक्स्ट मंथ है, तो मैं इस महीने अपनी फिटनेस पे ध्यान इतना नहीं दूंगा, बजाय कि अपनी स्किल पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पे कोशिश करूँगा। ठीक है, बात अपनी फिटनेस पे मैं कब ध्यान करूँगा, वो होगा प्रायर टू द सीज़न या सीज़न के बाद। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं अपनी बॉडी की ओवरऑल फिटनेस पे काम करूँगा, ताकि इन सीज़न के टाइम पे मैं अपनी स्किल्स पे काम करके अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात क्रॉस ट्रेन विद अदर स्पोर्ट्स टू इंश्योर ओवरऑल फिटनेस एंड मसल स्ट्रेंथ। हमेशा एक गेम जो होता है वो पर्टिकुलर मसल्स को लेके ही काम होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ फुटबॉल, तो फुटबॉल के अंदर मेनली हमारे लेग्स का ज़्यादा काम है। जो साइक्लिस्ट होते हैं वो भी हमारे लेग्स का ज़्यादा काम है। ठीक है, तो क्या केवल लेग ट्रेन करने से ही वो सुप्रीम प्लेयर बन जाएंगे? ऐसा नहीं। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर्स को भी कोर स्टेबिलिटी चाहिए, उनको भी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, उनके एब्स वाली जो साइड है उनके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एब्स के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो अच्छी तरीके से बॉडी मेंटेन कर पाएंगे, अपना उतना अच्छा शूट कर पाएंगे। ठीक है, तो हर स्पोर्ट एक अलग मसल रिक्वायरमेंट मांगता है। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं एक टाइकोंडो प्लेयर हूँ, तो मैं केवल टाइकोंडो ना खेलूँ बल्कि दूसरों गेम में भी पार्टिसिपेट करूँ, ताकि मेरा जो मसल स्ट्रेंथ है जो मेरा टाइकोंडो में डेवलप हुआ वो तो हो गई, और जब मैं दूसरे गेम खेलूँगा तो वहाँ से भी कई सारी मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप होगी और मेरी ओवरऑल फिटनेस जो होगी वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात करते हैं एंश्योर्स ट्रेनिंग इंक्लूड एप्रोप्रिएट स्पीड and impact work so muscle are capable of the demand of a game situation। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग पैटर्न की, अगर ट्रेनिंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्या कि स्पीड वर्क, जो इम्पैक्ट, जो स्पीड मुझे चाहिए होगा गेम के अंदर, मैं उतने ही वर्क पे प्रैक्टिस भी करूँ। ठीक है, ताकि जब गेम में एक्चुअल वो डिमांड आएगी ना और मैं वो फोर्स लगाऊँ, तो मुझे मेरी बॉडी को ऑलरेडी उस चीज़ की आदत हो। ठीक है, आदत होगी तो वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, और मैंने अगर बहुत ज़्यादा ही उसमें जोर लगा दिया ना गेम के टाइम पे और मैंने इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया था पहले, तो क्या होगा, मुझे इंजरीज होगी। ठीक है, वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा जितना कि बॉडी उसका झेल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ बियॉन्ड योर लेवल ऑफ फिटनेस। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग। हमेशा इंजरीज से दूर रहना है अगर, तो एक बार में हमें खली नहीं बनना। ठीक है, एक बार में हमें आर्नोल्ड नहीं बनना, एक बार में हमें रोनाल्डो नहीं बनना। ठीक है, हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना है और अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाना है। फिर हम धीरे 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 हमारा लेवल बढ़ेगा और उसके हिसाब से हम आगे परफॉर्म करेंगे, उसके हिसाब से हम रोनाल्डो बनेंगे, मेसी बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़, यानी हमें एकदम से एक्सपर्ट मत बनो, एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स मत लगाओ, धीरे धीरे अपना फिटनेस लेवल बढ़ाओ, और जब बढ़ेगा ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाओ, और जब बढ़ेगा तो तुम उतना परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट आता है इसके अंदर यूज़ गुड फॉर्म एंड टेक्निक। अगर इंजरीज से बचे रहना है तो अच्छी फॉर्म्स यूज़ करो, अच्छी टेक्निक्स यूज़ करो। अगर आपकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, मान लो अगर आप कभी जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो और एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपको इंजरीज होना बहुत कॉमन बात है। ठीक है, अगर प्रॉपर टेक्निक से काम नहीं कर रहे तब भी इंजरीज होना बहुत कॉमन है। तो टेक्निक पे भी काम करो, अपने फॉर्म पे भी काम करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर कूल डाउन आफ्टर स्पोर्ट विद गनल एंड सस्टेन्ड स्ट्रेचेस। ठीक है, यानी एक्सरसाइज करने के बाद जब हमने पहले वार्म अप किया, अपने हार्ट रेट को बढ़ाया, अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाया, अपनी ब्लड फ्लो को बढ़ाया मसल्स के अंदर, हमें कूल डाउन पे उसका ऑपोजिट करना है। यानी अब हम अपने ब्रेथ को कम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, हमने अपने ब्लड फ्लो को भी कम करेंगे, धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपना बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, अपने रिलैक्सेस करेंगे, अपने स्ट्रेचेस करेंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद जो हमारी मसल होगी, स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, जितना प्रेशर उन्होंने झेला वो रिलीज होता है धीरे। ठीक है, जिससे हमारी मसल रिकवरी भी अच्छी होगी और हम स्पोर्ट्स इंजरीज से बचे रहेंगे।
नेक्स्ट आती है बात अलाउ एडिक्वेट रिकवरी टाइम बिटवीन सेशंस, यानी अगर एक बार तुमने ट्रेनिंग करी है तो प्रॉपर गैप होना चाहिए कि अगली बार तुम कब ट्रेनिंग करो। ठीक है, अगर प्रॉपर गैप होगा तो तुम अच्छे तरीके से रिकवर कर पाओगे। ठीक है, और उस रिकवरी का फ़ायदा होगा तुम्हें, ऐसा नहीं है फ़ायदा नहीं होगा, उस रिकवरी का फ़ायदा होगा कि तुम और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट है इसके अंदर हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। अपने मेडिकल चेकअप्स को अगर रेगुलर रखोगे तो आप किस इंजरी की तरफ बढ़ रहे हो वो आपको पता होगा। ठीक है, अगर मैं अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप्स रखूँगा और तो मुझे पता होगा कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ें डिग्रेड कर रही है, या अगर किसी पर्सन की नी में प्रॉब्लम है तो उसको पता चलेगा। अगर वो रेगुलर एमआरआई कराएगा तो उसको पता चलेगा क्या उसके नी के जो टिश्यूज़ है वो तो डैमेज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें रेगुलर चेकअप्स के ही थ्रू पता चलती है। तो ये था सब कुछ। अब देखते हैं एक बार इसकी समरी। तो समरी के अंदर है क्या, सबसे पहले करो वार्म अप्स, सेकेंड है वियर एप्रोप्रिएट फुटवियर, थर्ड है यूज एप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फोर्थ टेप और स्ट्रैप वल्नरेबल जॉइंट्स। उसके बाद आता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, मेंटेन ओवरऑल फिटनेस, क्रॉस ट्रेन विद अदर स्पोर्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि एक बार में खाली नहीं बनना। अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, यूज गुड फॉर्म एंड टेक्निक, कूल डाउन। और सबसे फाइनल आता है एडिक्वेट रिकवरी टाइम। ये था सारा कहानी, सारा किस्सा इस चैप्टर को लेके। आई होप सारे बचे रहे इंजरीज से और